हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 5.1। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक समान वृत्तीय गति और केपलर के ग्रहीय गति के नियम, जिनके मदद से आगे हम गुरुत्वाकर्षण को भी स्टडी करेंगे मॉड्यूल 5.2 में। तो जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, एक समान चाल से वृत्तीय पथ में गति कर रही वस्तु का त्वरण होता है 0 स्पर्श रेखा की ओर, केंद्र की ओर, दिशाहीन। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एक समान वृत्तीय गति होती क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो गति है वही एक समान वृत्तीय गति है। अगर कोई वस्तु एक कांस्टेंट स्पीड से वृत्तीय पथ पे चलता है जहाँ पर उसकी चाल नियत है, ऐसी गति को कहते हैं वृत्तीय गति। चाल तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसमें त्वरण 0 है? क्या एक निश्चित चाल से वृत्तीय पथ पे गति कर रही वस्तु का त्वरण 0 होता है? तो नहीं होता है। आंसर इज नो। क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। जी हाँ, यहाँ चाल कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है। लेकिन अगर आप वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि होता है और इसका निर्धारण परिमाण और दिशा दोनों से होता है। यहाँ वेग का जो परिमाण है वो चाल है। चाल नहीं बदल रहा है, इसका अर्थ हुआ कि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, लेकिन दिशा बदल रही है। क्योंकि जब वस्तु चल रही है तो उसकी तात्क्षणिक वेग की जो दिशा है वो स्पर्श रेखा की तरफ होती है। जब वस्तु यहाँ पर है तो उसकी वेग का एक्चुअल डायरेक्शन टेंजेंट की ओर है, स्पर्श रेखा की ओर है। वस्तु यहाँ है तो उसकी तात्क्षणिक वेग का जो दिशा है वो इधर है, टेंजेंट की तरफ। वो लगातार हर पॉइंट पे बदलते जा रही है। यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, इस तरह से डायरेक्शन जो है वो लगातार बदल रहा है। तो एक सदिश राशि डायरेक्शन के बदलने से बदल जाता है, यानी कि यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो जरूर त्वरण भी होगा, और इस त्वरण की दिशा होती है केंद्र की तरफ। इसीलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा होता है, इसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ऐसी गति में वस्तु में त्वरण होता है जो कि केंद्र की तरफ होता है, इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही वस्तु का अभिकेंद्र त्वरण होगा। तो मैंने आपको अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताया। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि ये त्वरण होगा कितना। देखिए, अगर कोई वस्तु v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे गति कर रही हो तो उसका अभिकेंद्र त्वरण होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। कितना हो जाएगा? v 7 है और r 5 है, तो 49/5 इज इक्वल टू 9.8। ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए, वस्तु है तो उसमें कुछ द्रव्यमान भी होगा, बिना द्रव्यमान के तो वस्तु नहीं हो सकती। और वस्तु में त्वरण भी है तो जरूर उसमें एक बल भी लग रहा होगा, क्योंकि बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो जब वस्तु में केंद्र की तरफ त्वरण है तो ज़रूर केंद्र की ही तरफ एक m × AC बल भी कार्य कर रहा होगा, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। और ये भी याद रखिए कि जब तक कोई केंद्र की तरफ लगने वाला बल मौजूद न हो तब तक कोई वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती है। जब आप रस्सी से बांध करके एक पत्थर को घुमाते हैं तो यह अभिकेंद्र बल रस्सी के तनन बल के थ्रू मिलता है। फॉर एग्जांपल, ये रस्सी है और पत्थर घूम रहा है, रस्सी जो है केंद्र की तरफ तनन बल लगाती है पत्थर पर, तभी पत्थर गोल घूमता है। आप साइकिल अगर गोल गोल घुमाएं तो केंद्र की तरफ जो बल है
वो प्राप्त करने के लिए आपको साइकिल को झुकाना पड़ता है। साइकिल के झुकाने से ही आपको अभिकेंद्र बल मिलता है, और तभी अभिकेंद्र बल मिलने के बाद ही साइकिल वृत्तीय पथ में गति कर सकती है। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो ये अभिकेंद्र बल नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से मिलता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू m, यहाँ पर AC का मान कितना है, v²/r है, तो AC का मान पुट करने पर प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू mv²/r। सो इजी टू रिमेंबर, अभिकेंद्र त्वरण v²/r और अभिकेंद्र बल mv²/r। ये क्या है, अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब केंद्रीय बल भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, लेकिन ये एक आभासी बल है। मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है जो वृत्तीय गति कर रहा है, तो सैटेलाइट में केंद्र की तरफ त्वरण है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन आप सैटेलाइट के अंदर होंगे तो आपको लगेगा कि आप पर एक बल लग रहा है जो कि केंद्र से बाहर की तरफ है। ये बल सिर्फ आप महसूस करेंगे, ये एक आभासी बल है। इसी बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसी अभिकेंद्र बल के अधीन गति कर रही वस्तु का पथ होता है वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, परवलयिक, चतुर्भुज। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स का आंसर इसमें वृत्तीय होगा, क्योंकि बचपन से आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, और पूरा गलत तो नहीं है लेकिन आधा गलत है। देखिए, अगर मैंने अभी बताया कि अगर वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रही है तो जरूर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है तो वस्तु वृत्तीय पथ पे ही गति करेगी। एक्चुअली न्यूटन ने ये प्रूव किया था कि अगर वस्तु में एक अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा हो, यानी ऐसा बल जो हमेशा केंद्र की तरफ हो, तो वस्तु दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करती है। और दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, ये दोनों फोकस अगर एक साथ आ जाएं तो ये दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता है। यानी वृत्तीय गति इसका ही एक स्पेशल केस है। याद रखिए कि वृत्त भी एक प्रकार का दीर्घवृत्त ही है, जिसके दोनों फोकस एक के ऊपर एक आ गए। और वास्तव में जो ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्र बल का कार्य करता है, उनकी कक्षाएं दीर्घवृत्तीय ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से 7 मीटर के वृत्तीय पथ पर गति कर रहे पिंड की चाल क्या होगी। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर पाई वही 22/7 या 3.14 वाला पाई है। तो इससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बता दूं। देखिए, अगर वस्तु एक वृत्तीय पथ पे चल रही है तो मान लीजिए चाप की लंबाई l है और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है थीटा, वो रेडियन में अगर आप माप रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू l/r होता है। ऐसे में दोनों तरफ अगर आप t यानी समय से भाग दे दें तो l जो है वो तय की गई दूरी है, t लगा समय है, तो यहाँ पे θ/t क्या हो गया, θ/t को ओमेगा कहते हैं कोणीय वेग, और दूरी बटा समय को कहते हैं चाल, और बटा r। तो इस प्रकार से v इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा r। इस रिलेशन को याद रखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा पाई रेडियन प्रति सेकेंड है, पाई का मान 22/7 और r जो है वो 7 मीटर है। आंसर इज 22 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि C। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहे पिंड के तात्क्षणिक वेग की दिशा होती है केंद्र की ओर, केंद्र से दूर स्पर्शरेखा की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया कि जब वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करी होती है तो उसकी जो तात्क्षणिक वेग की दिशा होती है वो स्पर्शरेखा की ओर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पत्थर को डोरी से बांध करके इस तरह से घुमा रहे हो
तेजी से, और यहाँ पर जब पत्थर आए और आप उसको हाथ से छोड़ दें, ग्रिप को छोड़ दें, तो पत्थर किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा, टेंजेंट की तरफ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रहों की कक्षा होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केपलर के नियम है क्या। केपलर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर आप कह सकते हैं। उन्होंने टाइको ब्रे नाम के शख्स द्वारा कुछ डेटा कलेक्ट किया गया था। दूरबीन की सहायता से ग्रहों को उन्होंने लगातार ग्रहों पे नज़र रखी, कुछ डेटा कलेक्ट किया। उस डेटा को टाइको ब्रे द्वारा कलेक्ट की गई डेटा को जोहान्स केपलर ने एनालाइज करके 3 नियम दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ये इन 3 नियमों को फॉलो करते हैं। इन 3 नियमों को गुरुत्वाकर्षण में क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि न्यूटन ने जब अपने गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड रिसर्च को शुरू किया, तो अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम को उन्होंने केपलर के 3 नियमों की सहायता से ही सिद्ध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका द्रव्यमान कम होता है और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है। अगर आप 2 वस्तुएं ले लें, इवन 2 बड़े पत्थर भी ले लें, हैवी चीज़ें भी ले लें, तो भी उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं होता है कि आप उसको डिटेक्ट कर पाएँ। इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल है। इसलिए अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए न्यूटन ने केपलर के नियमों का सहारा लिया। यही रीज़न है कि केपलर के नियमों को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ये नियम कितने हैं? 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। दीर्घवृत्त होता क्या है कि आप 2 कांटी ठोक लें, 2 पिन ठोक लें और उसमें एक डोरी लें, डोरी को इस तरह से फंसा लें, यहाँ पर एक पेंसिल डाल दें ऐसे और उसको घुमाएं। इस प्रकार घुमाएं कि डोरी तनी हुई रहे, टाइट रहे, तो आप देखेंगे कि इस तरह का शेप तैयार हो। ये जो शेप तैयार हुआ वही दीर्घवृत्त है और ये जो दोनों पिन है, कांटियां हैं, ये इस दीर्घवृत्त की फोकस है। एक दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं और उसमें से एक फोकस पर सूर्य होता है। तो याद रखिए सूर्य कहाँ होता है? फोकस पर। न्यूटन का क्या कहना है कि ये सूर्य है, ये ग्रह है, इनके बीच एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। और अभी मैंने बताया था कि न्यूटन ने मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि अगर कोई अभिकेंद्र बल के अंडर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके गति का पथ क्या होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। इसका मतलब अगर प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, दीर्घवृत्तीय पथ बना रहे हैं, दीर्घवृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी केपलर ने प्रूव किया था, तो इसका मतलब जरूर बीच में कोई अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा हो। और अगर 2 द्रव्यमान सूर्य और ग्रह के बीच एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है तो कौन सा बल होगा? ऑफ कोर्स गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्योंकि द्रव्यमान के कारण लग रहा है। पृथ्वी पर आवेश तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आवेश है, आवेश के कारण ये बल लग रहा है। तो ये हुआ केपलर का प्रथम नियम, इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। ये नियम है क्या कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं, जहां पर कि सूर्य उस कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दीर्घवृत्त के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए ये दीर्घवृत्त है, F1 और F2 फोकस है। तो अगर आप F1 और F2 को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें जो इसकी परिधि के A बिंदु से लेकर B बिंदु तक जाती है, तो ये जो AB मिला उसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, और AB के मध्य बिंदु को बोलते हैं केंद्र। और इस केंद्र पर अगर आप एक परपेंडिकुलर खींच दें तो उस ये जो परपेंडिकुलर CD मिलता है, जो कि परिधि के बिंदु C से परिधि के बिंदु D तक जाता है, उसको बोलते हैं लघु अक्ष, राइट। एक और भी चीज़ ध्यान दीजिए कि जब एक प्लैनेट चारों ओर घूमता है सूर्य के, तो उसकी जो दूरी होती है वो हर जगह सेम नहीं होती है। जब ये यहाँ पर है तो नज़दीक है, यहाँ पर है तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, और जब यहाँ पर है तो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये बिंदु A जहाँ पर कि ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है उसको कहते हैं उपसौर, और बिंदु B
जहाँ पर पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है उसको कहते हैं अपसौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के दूसरे नियम को कहते हैं, देखिए केपलर के दूसरे नियम को कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। पहला नियम जो था वो उसको कक्षाओं का नियम कहते हैं और तीसरे नियम को आवर्तकाल का नियम कहते हैं। चौथा कोई नियम नहीं है, कोणीय संवेग का नियम कोई नियम नहीं है। दूसरा नियम कहता क्या है कि ये कोई ग्रह की कक्षा है और ये सूर्य है, ये ग्रह है और ये है ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। इसमें केपलर का दूसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल विसर्प करती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लैनेट 2 महीने में यहाँ से यहाँ चलता है और प्लैनेट को सूर्य से मिलाने वाली रेखा इतना क्षेत्रफल कवर करती है, और इस जगह पर ये 2 महीने में यहाँ से यहाँ चलता है, राइट। तो ये भी 2 महीना है, ये भी 2 महीना है, तो यहाँ पे भी इस रेखा द्वारा जो कवर्ड क्षेत्रफल होगा इसके इक्वल होगा। हर इक्वल टाइम इंटरवल पे वो इक्वल क्षेत्रफल विसर्प करती है, कवर करती है। अब ये भी आप रियलाइज कर रहे होंगे कि चूंकि यहाँ पे ग्रह सूर्य से नज़दीक है, क्लोज है, इसलिए इतना ही क्षेत्रफल कवर करने के लिए इसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। टाइम तो उतना ही लगना है, यहाँ पे 2 महीना, यहाँ भी 2 महीना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ग्रह है उसको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो 2 ही महीना में उतने ही समय में उतना क्षेत्रफल कवर कर पाएगी, क्योंकि ये रेखा तो यहाँ पे छोटी हो गई, राइट। तो केपलर का दूसरा नियम क्या है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल विसर्प करती है, विसर्प करती है। और इसी नियम से एक कंक्लूजन भी निकलता है, ये इट्स ऑल मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है जो कि आपको जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे ये एक कंक्लूजन निकलता है कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, नहीं बदलता है। कोणीय संवेग इज कांस्टेंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेखीय संवेग में क्या होता है, अगर वस्तु पे या किसी पूरे सिस्टम पे ही, वस्तुओं के तंत्र पे ही अगर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करे, बाहर से कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यही अगर वस्तु परिक्रमण कर रही है या घूर्णन कर रही है तो ये नियम क्या हो जाता है कि अगर बाहर से कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो तो वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित होता है। यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है, ये वस्तु है, F बल लग रहा है, ये है R, ठीक है। तो यहाँ पर F और R के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F R साइन थीटा। तो थीटा तो 0 डिग्री है क्योंकि जिस दिशा में R है उसी दिशा में बल लग रहा है, यानी कि टॉर्क 0 है, इसलिए कोणीय संवेग कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसको भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी ग्रह की औसत परिक्रमण त्रिज्या होती है। तो मैंने बताया कि चूंकि ग्रह का जो परिक्रमण कक्षा है वो वृत्तीय नहीं है, दीर्घवृत्तीय है, तो उसकी कोई फिक्स्ड त्रिज्या नहीं है। यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो त्रिज्या किसको मानेंगे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू ये कंक्लूजन निकलता है कि एक ग्रह की औसत त्रिज्या अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर होती है। यानी कि ये फोकस है और इससे होकर के दीर्घ अक्ष जा रही है, इस दीर्घ अक्ष को आप हाफ कर दीजिए, यानी कि केंद्र क्या था, O था, और ये था बिंदु था A। OA ही उस ग्रह की औसत त्रिज्या होगी, औसत त्रिज्या या उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी होगी। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। सेमी मेजर एक्सिस इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 9 है, केपलर के तृतीय नियम, जिसे कि आवर्तकाल का नियम कहते हैं, किसी ग्रह के आवर्तकाल T और औसत परिक्रमण त्रिज्या R, यानी कि R यहाँ पे क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष है, उसके बीच क्या संबंध होता है, तो इसके बीच संबंध होता है T² जो है वो
r³ का समानुपाती होता है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी औसत त्रिज्या के घन का समानुपाती होता है। यह है केपलर का तीसरा नियम। यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है स्टूडेंट्स को कि 3 इसमें होगा या इसमें होगा। ऑप्शन में क्योंकि आपको ये भी दिया हुआ रहेगा कि t³ समानुपाती r², और देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। उसके 2 और 3। अब देखिए दो चीज़ है, t और r। तो t तो दोनों में है, लेकिन r किस में है? r सिर्फ और सिर्फ 3 में। इसलिए आपको याद रखना है कि r पर जो है पावर 3 हो। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पावर 2 और 3, 2 और 3, और दो चीज़ें हैं t और r। अब किस में पावर 2 लगाना है और किस में 3 लगाना है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो t तो 2 में भी है और 3 में भी है, इससे कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा। लेकिन r जो है वो सिर्फ 3 में है, इसलिए याद रखिएगा कि r पे जो पावर होगा वो 3 होगा। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। वह बिंदु जहां कोई ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है कहलाती है, यू ऑलरेडी नो, इट्स उपसौर। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। देखिए न्यूटन जो है उन्होंने घर में वो छुट्टी पे आए हुए थे क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में प्लेग फैल गया था, और सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सेब उनके ऊपर गिरा तो उनको ख्याल आया कि सेब नीचे कैसे आ गया। राइट, इसका मतलब कोई बल कार्य कर रहा होगा तभी नीचे आया। अब सेब और पृथ्वी के बीच कैसा बल कार्य कर रहा है उस टाइम तक, अभी तो आपको बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है। उस टाइम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और किसी का ध्यान भी नहीं गया था इस पर। न्यूटन ने इस पर रिसर्च किया और केपलर के नियमों का अध्ययन किया। उसके अनुसार उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया कि सेब और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला बल है वो किस वजह से लगता है, उनके द्रव्यमानों की वजह से लगता है। और उस समय के लिए ये बहुत बड़ी खोज थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज होने के बाद ये समझना आसान हो गया कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, चांद पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूम रहा है। इन चीज़ों को समझना गुरुत्वाकर्षण की खोज के बाद ही संभव हुआ, नहीं तो उसके पहले लोग समझते थे कि कोई जादू है, कोई जादू है जिसके वजह से सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, so on and so forth। न्यूटन ने क्या नियम दिया कि कोई भी दो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, फॉर एग्जांपल एक वस्तु m1 है, एक m2 है, उनके बीच r डिस्टेंस है, तो उनके बीच जो लगने वाला बल F है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। इन रिलेशंस को आप मिला देते हैं तो F समानुपाती m1 m2 by r² मिल जाता है। इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट को कैपिटल G लिखते हैं, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक इसलिए बोला जाता है कि सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, हर जगह लागू होगा, बिना बदले लागू होगा। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी दाब पर, किसी भी माध्यम पर G का मान वही होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आगे के रिसर्च से पता चला कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अगर बहुत छोटे रेंज में आप चले जाएं, एक नाभिक के अंदर चल जाएं, तो ये फॉर्मूला बदल जाता है। यानी न्यूटन का नियम नाभिकीय दूरियों के लिए सत्य नहीं है, नाभिक के अंदर जाएंगे तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो गया कि दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। मैथमेटिकली गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया F = G m1 m2 by r²। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहाँ की G का मान क्या होता है 6.67
9.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आप परिचित हो गए होंगे, ये गुरुत्वीय त्वरण है। C 5.9 इंटू 10⁻24 केजी है जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, और D 6400 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। इनमें से जो भी चीज़ें आपको नोट करने लायक लगती है उसको नोटबुक लेकर नोट कर लें, और आई विल प्रिस्क्राइब कि जब भी आप पढ़ने बैठे कॉपी पेन लेकर बैठें वीडियो के साथ। यहाँ पर जी का मान होता है, मैंने बता दिया, ऑप्शन बी, और इसको कैलकुलेट किया था एक साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने। न्यूटन ने नियम दे दिया था तो उन्होंने बता दिया था कि जी एक कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, किसी एक समान घनत्व के खोखले गोले के भीतर किसी द्रव्यमान पर लगने वाला आकर्षण बल होता है। तो ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक समान घनत्व का खोखला गोला है, बीच से खाली है, या आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ग्रह है जो इस तरह से खोखला है, अंदर खाली है, अगर आप उसके अंदर चले जाएंगे, अंदर वाले पार्ट में चले जाएंगे, तो आपको कोई गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं होगा, चाहे आप इस बिंदु पर हो या इस बिंदु पर हो, चाहे इस बिंदु पर, क्योंकि चारों तरफ से जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर इसका घनत्व हर जगह पे सेम है तो खोखले गोले के भीतर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किसी बिंदु पर जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट इज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं आपको वो पिछले चैप्टर से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्य ऊर्जा पढ़ाते समय मैंने बताया था कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh होता है। यहाँ पर mgh आपको नहीं दिख रहा है। देखिए एक्चुअली ऐसा है कि इट्स अ फैक्ट कि स्थितिज ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड। होता क्या है कि हम लोग सिर्फ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस चैप्टर में, कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 है, 0 है, और तब जाकर आप वस्तु को h ऊंचाई से ऊपर करते हैं तो आपको mgh कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन एक और तरीका है जिसमें माना जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है, बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होती है, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। और तब जब आप उसको यहाँ तक लाते हैं, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी तक, उसमें आपको जो कार्य करना पड़ता है वो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप ये मान के चलते हैं कि जब आप वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, पिछले केस में आपने माना कि सतह पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 है, यहाँ पे आप मानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, और जब आप वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पे ला रहे हैं, तब उसकी जो आपको कार्य करना पड़ रहा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जा रही है। और इस हिसाब से जो स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन मिलता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r, जहाँ पर m क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है, उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। दो पिंडों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो u इज इक्वल टू -gmm/r होती है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि वस्तुओं के बीच आकर्षण बल है, और ध्यान दीजिए कि इन वस्तुओं को हम एक को पृथ्वी मान लें और दूसरी वस्तु को कोई दूसरी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसको आप पृथ्वी की तरफ ला रहे हैं। तो पृथ्वी तो इसको आकर्षित कर रही है, और आप चाहते हैं कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लाएं, कांस्टेंट वेग से लाएं, तो आपको इसको अपनी तरफ खींचना होगा, राइट। तो आप इधर की तरफ अपनी तरफ बल लगा रहे हैं, और वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है वो पृथ्वी की तरफ हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो इस तरह से आप वस्तु के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं वो नेगेटिव है। आपके द्वारा लगाए गए बल द्वारा वस्तु पे जो कार्य हो रहा है वो नेगेटिव है। क्यों?
क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है। तो चूंकि कार्य नेगेटिव हो रहा है, इसलिए जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी नेगेटिव होगी। और इसका इस रूप में भी देखा जाता है कि स्थितिज ऊर्जा अगर नेगेटिव हो तो जो सिस्टम होता है, वस्तुएं होती हैं, वो आपस में बंधी हुई होती हैं और लगने वाला बल आकर्षण बल। तो इस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य का जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा होने का मतलब होता है कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य से बंधी हुई है। अगर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाए तो पृथ्वी सूर्य को छोड़ करके जा सकेगी। तो 0 हो जाए उसके लिए करना क्या होगा कि बाहर से ऊर्जा देना होगा पृथ्वी को, ताकि स्थितिज ऊर्जा जो है वो टोटल ऊर्जा जो है वो 0 हो जाए। तो ये गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और आगे और भी पढ़ना है जो हम लोग मॉड्यूल 5.2 में करेंगे।